नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री के पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 इसका देखा हुआ है और पार्ट 1 में देखे हैं कि कैसे वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इतिहास के चैप्टर नंबर 1 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड ने कितने प्रकार के क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए, इनकी चर्चाएं हम लोगों ने पिछले वीडियो में की हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने और किस प्रकार से पूछा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्लास से स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए होता है, स्पेशली आपके लिए होता है ताकि आप हमेशा मोटिवेट होते रहें। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, मोटिवेट होना बाहर से केवल मात्र 3 दिन काम करता है, लेकिन इंटरनली जो मोटिवेशन आता है वो पूरे साल आपको मोटिवेट किए हुए रहता है। और इंटरनली मोटिवेशन जो होता है वो आसपास की परिस्थितियों, आपके घर की परिस्थितियों और आपके माता पिता के सपनों से आता है। तो इसलिए याद रखिएगा ये सब बातें कि आप इंटरनली मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। और ये तो लाइन आपके लिए है कि इस प्रकार से थोड़ा सा ये क्या करता है कि जैसे सब्जी बिना नमक के क्या होता है, अधूरा होता है, उसी प्रकार से थोड़ा सा ये मोटिवेट हमको करता है ये लाइन। इसलिए आपके सामने ये मोटिवेशन लाइन क्या होते हैं, हर क्लास में आपको दिखाई देते हैं। आज का है, सफलता का यशस्वी भव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी ही पड़ती है। अगर आपको सफलता का तिलक लगाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपको टॉपर का तिलक लगाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के आप टॉपर वाला तिलक नहीं लगा सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनने का सपना देखते हैं और आप ये सपना देखते हैं कि हम भी बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाएं, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। ये सब चीज़ें आप देखने के बाद, आप अपने अंदर से निकालने के बाद अपनी कमियों को, आप सफलता के राह पर अग्रसर हो सकते हैं। चाहे आपको बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है या चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिना मेहनत के आप नहीं निकाल सकते। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपका रिजल्ट उतना ही आएगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपका रिजल्ट उतना ही आएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए मेहनत करना है। और अगर सफलता का तिलक लगाना है, सफलता का यशस्वी भव तिलक लगाना है, तो बिना मेहनत के तो वो लग नहीं सकता है। अगर टॉपर का तिलक लगाना है तो बिना मेहनत का वो लग नहीं सकता है। आप अपने ये दिमाग में ये बात एकदम घुसा लीजिएगा, बैठा लीजिएगा इस बात को। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले हम लोग हर वीडियो में ये चर्चा करते हैं कि किस साल में, पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने प्रकार से, उनकी संख्या क्या रही हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी इस चैप्टर से, यानी चैप्टर 1 ईंट, मनके और अस्थियां हैं, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 10 सालों में लघुत्तरीय पूछे गए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, इनकी भी चर्चा की हुई है। लेकिन यहाँ पर भी इस वीडियो में भी एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर 2015 की बात करें तो लघुत्तरीय जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात याद रखिएगा, 2022 में 7 क्वेश्चन पूछा गया है। इससे अगर पहले देखा जाए तो केवल क्वेश्चन पूछने की जो संख्या रही हुई है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहे हुए हैं, वो हमेशा 2 से 4 के बीच में ही क्या हुए हैं, रहे हुए हैं। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछेगा और मिनिमम 1 भी नहीं पूछ सकता है, लेकिन 1 तो क्या होगा, पूछेगा ही पूछेगा इस चैप्टर से। ठीक है, आगे अगर बात करें 2023 में तो 3 क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2025 में 3 क्वेश्चन। एंड मतलब कि अगर बात करें ऑन एन एवरेज, अगर इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछने की संख्या क्या है, तो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और अभी आप जो ये देख रहे हैं, पिछले 10 सालों की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इनकी जो संख्या आप देख सकते हैं कि 2 से 4 के ही बीच में क्या हुआ है एस्टैब्लिश है। केवल अगर हम 2022 की बात करें
तो आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव के देख सकते हैं, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की देखेंगे संख्या, ऑन एन एवरेज इससे 7 से 8 क्वेश्चन क्या करता है इस चैप्टर से पूछता है। और सब्जेक्टिव की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज क्या करता है इस चैप्टर से पूछता है। तो सब्जेक्टिव जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जब 5 नंबर वाले पार्ट हम वीडियो का देख रहे होंगे तो उसमें हम लोग उसके बारे में समझ रहे होंगे, और ऑब्जेक्टिव वाला अलग वीडियो में, जब ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 10 सालों में कितने किस साल में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए आते हैं और स्टार्ट करते हैं, अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है ये 6 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 क्वेश्चन क्या किए हुए हैं, देखे हुए हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। यहां से ये वीडियो 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। और इससे पहले जो 5 क्वेश्चन आप नहीं देखे हुए हैं तो वो 5 क्वेश्चन वाला जो वीडियो इसके प्ले लिस्ट में है चैनल के, आप वहां पर जाकर देखिए और उसे लाइक कीजिए। और उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे इस वीडियो में, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में भी, 2015 में भी, 2021 में भी, 2023 में भी। तो क्या ये क्वेश्चन 2026 में पूछ सकता है? क्या ये क्वेश्चन 2026 में पूछ सकता है? तो इसका हम रेशियो बता सकते हैं 60-40। ठीक है, 60% हाँ, 40% ना। आप ये बात याद रखिएगा। तो कार्बन 14 विधि है क्या? अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, अब यहीं पर पूछ देगा कार्बन 14 विधि क्या है, क्या है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, या कार्बन 14 विधि का क्या आशय है, ये भी यहां पर शब्द क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शब्दों से घबराना नहीं है। शब्द इधर उधर यूज हो सकते हैं लेकिन आंसर हमको एक ही हो सकते हैं। उसकी परिभाषा कार्बन 14 विधि के बारे में ही समझाना है। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारी पुरानी वस्तुएं होती हैं उनका आयु पता करने के लिए हम कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जो पुरानी वस्तु होती है या कोई भी वस्तु होती है उसमें 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, C12 और C14। ये आइसोटोप्स हैं, ये बात आप याद रखिएगा। 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, C12 और C14। C12 जो होता है वो स्थिर होता है किसी भी वस्तु में, और C14 क्या होता है, अपक्षय होता रहता है, उसका अपघटन होता रहता है, वो घटता रहता है। अब उसी का एज हम लोग पता करते हैं, उसका हम लोगों ने बेस ईयर सारी चीज़ें हम लोगों ने तय किया हुआ है, और वो पता करने के बाद हम किसी भी पुरानी वस्तु का एज पता करके बताते हैं कि इसकी आयु इतनी है। जो भी पुरानी वस्तुएं मिली है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले, चाहे वो मौर्य साम्राज्य की बात कर लिए, मगध महाजनपद, या किसी भी चीज़ की कोई भी पुरानी वस्तु है, मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता, कोई भी पुरानी वस्तु है, अगर हमने उनका एज पता किया हुआ है तो वो लेटेस्ट जो विधि है वो कार्बन 14 विधि ही है। और इसका जो खोज हुआ है, इसका जो इस्तेमाल सर्वप्रथम हुआ है वो कब हुआ है, 1946 में। अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि 1946 में कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है, आपको यहां पर यह कमेंट करना है। आइए इसके मॉडल आंसर पर अगर हम देखें तो मॉडल आंसर इसमें हम क्या लिखे हुए हैं, आप क्या लिख सकते हैं, क्या आइडिया आपको लग सकता है कि कार्बन 14 विधि एक प्रसिद्ध रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक है जिसका उपयोग पुरातात्विक अवशेषों, जीवाश्मों और प्राचीन जैविक पदार्थों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार के जो पुरानी वस्तु हैं, कोई भी पुरानी अवशेष है, जीवाश्म है या प्राचीन जैविक पदार्थ है, कोई भी उसका आयु निर्धारण हम लोग जो करते हैं वो कार्बन 14 विधि के ही माध्यम से कहते हैं। इसमें कार्बनिक अवशेषों में मौजूद कार्बन 14 समस्थानिक है यानी आइसोटॉप्स है। यानी ये जो कार्बन 14 है, याद रखिएगा कार्बन 14 विधि हम जो देखते हैं, कार्बन जो 14 विधि है उसमें अगर कोई भी वस्तु है तो C12 और C14 दोनों ही पाया जाता है। C12 जो होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन C14 जो होता है वो क्या होता है, घटता रहता है, उसका अपक्षय होता रहता है। और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पुरानी वस्तु के आयु के बारे में पता करते हैं। ठीक है, क्षय को मापा जाता है। इस विधि से हजारों साल पुरानी नमूनों के सही उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन 14 विधि में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्या करना है, लिखना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1946 में सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किसने किया हुआ था।
इसके नेक्स्ट पेज पे एज इट इज वो सारी बातें यहाँ पर इंग्लिश में हमने बताया हुआ है। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वो क्या कर सकती है, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले जो मॉडल आंसर है उनको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर जो क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। इतना सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन पूछ देता है। ये बस एक ही बार पूछा हुआ है, जिस साल क्वेश्चन की संख्या कम रही हुई है, और ये 2021 में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड ने 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप उत्खनन से भली भांति क्या होते हैं, वाकिफ होते हैं कि किसी भी पुरातात्विक स्थल पर जो हम लोग खुदाई करके जो पुरानी वस्तुएं निकालते हैं, और पुरानी वस्तुएं जैसे अवशेष, जैसे किसी प्रकार की पुरातात्विक अवशेष हो गए, बर्तन हो गए, औजार हो गए, सिक्के हो गए, हड्डियां हो गई, भवन के अवशेष जो निकालने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या कहलाता है, उत्खनन कार्य कहलाता है। अब जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कब कराते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। या जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली बार कब हमें पता चलता है, जब रेलवे लाइन हम बिछा रहे होते हैं। तो रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं तो वहाँ क्या कर रहे होते हैं, उत्खनन के ही कार्य कर रहे होते हैं। और उत्खनन के कार्य करते समय यूनिक प्रकार की ईंटें मिलती हैं। अब यूनिक प्रकार की जब ईंटें मिलती है तो उसका हम लोग अध्ययन करके उसके बारे में जानने के बारे में सोचते हैं। पहले तो किसी को पता नहीं लगता है, वो लगता है कि पुराना कोई खंडहर होगा, लेकिन बाद में फिर आगे चलकर जैसे जैसे उसके बारे में इतिहासकार पुरातत्वविद जो होते हैं वो खोज करते रहते हैं, तो फिर बाद में बहुत सारी एक सभ्यता के बारे में, एक बड़ी सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहली बार हम क्या करते हैं, उत्खनन का ही कार्य करते हैं। और उत्खनन का कार्य करने के बाद ही सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, और उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को तैयार करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर मॉडल आंसर की बात करें तो मॉडल आंसर में उत्खनन से तात्पर्य जमीन को खोदकर पुरातात्विक अवशेषों जैसे बर्तन, औजार, सिक्के, हड्डियां, भवनों के अवशेष निकालने की प्रक्रिया से है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्खनन बोलते हैं। इससे हमें प्राचीन सभ्यताओं, उनकी संस्कृति और रहन सहन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें क्या मिला है, जानकारी मिला है। उस सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, उस सभ्यता के सांस्कृतिक जीवन के बारे में, उस सभ्यता की रहन सहन के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है उत्खनन से ही मिली है। हड़प्पा सभ्यता के कोई साहित्य हमें नहीं मिला हुआ, और जो लिपि मिली हुई है उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो अपठनीय है। ये बात याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अपठनीय है, आज तक उसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो भी हम लोग उसके अपने इतिहास को तैयार किए हुए हैं, उत्खनन कार्य से जो अवशेष वस्तुएं मिली हुई है, पुरातात्विक वस्तु मिली है, उनसे हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। यानी ये जो अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों के ही आधार पर हड़प्पा सभ्यता के हम लोगों ने इतिहास को तैयार किया हुआ है। अब यही बातें आपको क्या करने हैं इस आंसर में। अगर ये आंसर पूछ देता है तो आपको क्या करना है, इतनी ही सारी बातें आपको मेंशन करने हैं, और मेंशन करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेज पे अगर देखेंगे तो वही बातें यहां पर इंग्लिश में लिखी गई है, तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश वाले इस आंसर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का तीसरा होने वाला है, और ये जो अगर हम इस सीरीज की बात करें तो 8वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। ठीक है, और या अथवा में यही पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ये क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, रिपीटेड है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये बहुत बार क्या किया हुआ है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। या एक बार ये और क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो बस आप तो बहुत भली भांति तरीके से चैप्टर जब पढ़े होंगे तो इसके जल निकास प्रणाली के बारे में जानते होंगे कि विश्व में ऐसा जल निकास प्रणाली तत्कालिक समय में, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, कहीं किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। और ये जो जल निकास प्रणाली यहाँ का होता है, इस सभ्यता को और ही ज्यादा यूनिक बनाता है। यानी कैसे यहाँ पे सारी चीजें हुआ रहती है, तो ग्रिड पद्धति में आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो यहाँ पे देखे होंगे कि शहर को प्रॉपर प्लानिंग वे के साथ में बसाया गया था, जो एक दूसरे पे समकोण पे काटती थी। इस प्रकार से आकृति का क्या होता था, निर्माण होता था। इस प्रकार के आकृति का निर्माण होता था। अब किनारे पे यहाँ पे घर हुआ करते थे, ये फिर नालियां हुआ करती थी, और ये जो हो गया ये पूरा मेन रोड हुआ करता था। ये पूरा मेन रोड हुआ करता था।
ये सब नालियां यहाँ पर हुआ करती थी। घर होता था, घर के किनारे पर आपको नालियां भी दिखाई देती थी, घर के फ्रंट पे नालियां भी आपको दिखाई देती थी। और वो नालियां ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो नालियां पूर्ण रूप से ढकी हुई हुआ करती थी। उन नालियों में मेन होल भी जगह जगह पर किए जाते थे कि अगर वर्षा का पानी रोड पे आता है तो वहां पर क्या हो सकता है, जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर क्या था, जल निकास प्रणाली था कि जो मेन नली हुआ करता था ऊपर से भी ढका हुआ करता था, और ऊपर से ढका होने की वजह से जगह जगह पर मेन होल भी किया गया था ताकि वहां पर क्या हो सके, वहां पे जो भी वर्षा का पानी हो रहा है या कोई रोड पर पानी वगैरह एकत्र हुआ करता है वो जाकर उसमें एकत्रित हो सकता है। इस प्रकार से जल निकास प्रणाली की वहां पर व्यवस्था की गई थी। और जल निकास प्रणाली ऐसा था कि कहीं पे भी रोड पे कोई भी वर्षा का जल या किसी भी प्रकार का जल आपको वहां पर नहीं दिखाई देता था, कभी भी नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज के समय में, वर्तमान के समय में अगर हम बात करें, थोड़ी सी वर्षा होती नहीं है कि रोड पे एकदम जल ही जल, जल ही जल, क्या होता है, जल ही जीवन हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है जोक सपाट ये बातें। अगर हम बात करें यहाँ जो हमारे मॉडल आंसर है उसकी बात करें यहाँ पे, तो हमने लिखा कि मोहनजोदाड़ो की नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। हम लोगों ने देखा है कि सब मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहाँ पे स्नानागार, पूरी सभ्यता जो उस समय संसार में हुआ करती थी स्नानागार के बारे में जानती नहीं थी, यहाँ घर घर पे स्नानागार हुआ करते थे, घर घर में स्नानागार हुआ करते थे। घर के जो रोड हुआ करता था, घर का जो ये फ्रंट हुआ करता था, यहाँ पर कुएं बनाए गए थे, यहाँ पर कुएं बनाए गए थे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि शायद हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा होगा कि अगर इस रास्ते से कोई यात्री जाता हो तो वो यात्री यहाँ से क्या कर सकता है, पानी पी सकता है। वहां पे रस्सियां, बल्टियां वगैरह सारी रखी जाती थी। साथ ही साथ वो अपने घरों में उस कुएं से भी जल का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब कि यहाँ स्नानागार, निजी कुएं में स्नानागार हुआ करते थे। पर्सनल स्विमिंग पूल, पर्सनल स्विमिंग पूल, आजकल तो जितना में स्विमिंग पूल नहीं होता उतना में तो हमारा घर ही होता है। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय इत्यादि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नलियों से निकलकर गली के नली में आता था। यानी इस प्रकार से गली का नली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नलियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नलियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नलियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मुख्य यानी मेन होल भी बनाए गए थे। नलियों को इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। यानी इस प्रकार की जल निकासी वाली व्यवस्था किसी भी अन्य प्रकार के आपको सभ्यता में, समकालीन जो सभ्यता हुआ करती थी उसमें देखने को नहीं मिलती है। आप बस इतना आप मॉडल आंसर अपना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस अगर इसके नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे उसी को एज इट इज यहाँ पर इंग्लिश में हमने क्या किया है, मेंशन किया है। तो जो भी बच्चा पार्ट इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करके देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 नगर केंद्रों के नाम बताएं। बहुत सारा सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप तो कमेंट में भी करके इन 4 नगर केंद्रों के अलावा भी आप कमेंट में करके बहुत सारे नगर केंद्रों के नाम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इतना इजी क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया है। 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। तो क्या ये 2026 में क्वेश्चन पूछ सकता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन पूछने का जो रेशियो है 80-20, 80% हाँ है, 20% क्या है, ना है। यानी 80% हाँ है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना 2026 के एग्जाम में है। तो जो भी हड़प्पा सभ्यता के आप नगर केंद्र हैं उनके नाम याद रखिएगा। और इनकी खोज किसने की हुई, किस नदी के किनारे हैं, बसे हुए थे, कहां, किस वर्ष में खोजा गया है, वर्तमान में कहां पर है, ये सारे भी आप याद रखिएगा। इन सब चीजों के भी बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। यहां सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है। तो 1 नंबर ये क्वेश्चन भी आप पूरा अटेम्प्ट कर पाए और उसमें भी आप नंबर स्कोर कर पाए, इसलिए भी आपको याद रखना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन को लिखने की प्रक्रिया की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 नगर केंद्रों के नाम निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। और जो 4 शहर हैं उनके नाम यहां पर क्या कर देने हैं, नीचे मेंशन कर देने हैं कि 4 शहर ये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप ऐसे ही लिखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये ऐसे आप कमा दे देकर मत लिखिएगा। हड़प्पा,
फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, ऐसे आप कमा देकर बिल्कुल भी क्या कीजिएगा, मत लिखेगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर को थोड़ा उसको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा काउंट करके कि 4 उन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब अगर देखा जाए इसमें कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की हुई थी, तो आपको यहाँ पर जैसे हड़प्पा नामक अगर स्थल की खोज की बात करें तो हड़प्पा नामक स्थल की जो खोज है ये किए हुए थे, किसने किया हुआ था आप बताइएगा, 1921 में किसने किया हुआ था, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बस स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये बात आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो आर.डी. बनर्जी यानी कि रखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था इस स्थल का, ठीक है, इस स्थल को। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है सिंधु नदी के किनारे। आप यहाँ पर कंफ्यूजन यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहीं पे कंफ्यूजन होता है। आप जाके यहीं पे कंफ्यूजन कर दीजिएगा कि गलत कर दीजिएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप सिंधु नदी के किनारे, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, ये लगा कर आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा नामक स्थल है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात करें कालीबंगन की, तो इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था 1952 में, ये बातें आप याद रखिएगा। और कालीबंगन जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये स्थल स्थित था। अगर लोथल की बात करें तो इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। और ये जो है लोथल, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए कंफ्यूजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे आपको या तो हड़प्पा वाला पूछेगा या मोहनजोदड़ो वाला पूछेगा। कालीबंगन के बारे में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। लोथल से आपको दिखाई देगा कि निम्नलिखित लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है कि भोगवा नदी के किनारे लोथल क्या है, स्थित है। और कब किसने खोज किया हुआ है, इन चारों प्रमुख स्थल केंद्रों के नाम किसने खोजा हुआ है, आप इतनी सारी चीजें याद रखिएगा कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे अगर देखेंगे तो वही सारी बातें यहां पर इंग्लिश में हमने मेंशन किया है, तो वीडियो पॉज करके बच्चा पार्टी जो इंग्लिश वाली है देख सकती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो आप अगर चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाती है, मिस्र की सभ्यता आ जाती है, ओमान की सभ्यता आ जाती है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन सभ्यताएं हैं, तो जब हम वहां पे उत्खनन होते हैं या वहां के जितने सारे आप जो साहित्य या जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो भी आपको लेखा जोखा जो हिसाब किताब करने वाले जो लिखे गए रहते हैं, लिपि लिखी गई है, तो वहां पे देखते हैं, या जो व्यापार वाला वगैरह हुआ करता था, तो उस समय हम लोगों ने इसके बारे में चर्चाएं की कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहरी सभ्यताओं से भी कनेक्टेड थे कि नहीं कनेक्टेड थे। तो हमें पता चला कि यहाँ के व्यापार वहां से भी हुआ करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता इनकी समकालीन सभ्यता हुआ करती थी। और जब कार्बन 14 विधि से अगर इन लोगों का एज भी अगर देखा जाए इन सभ्यताओं का, तो इर्द गिर्द ही एक दूसरे की दिखाई देती है। और विश्व की जो पुरानी सबसे सभ्यता है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको क्या होती है, दिखाई देती है। आपको कमेंट में ये करके बताना है, कमेंट ये करना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश में है और किस 2 नदियों के बीच में ये स्थित है। अब यही क्वेश्चन है, अब इसका आपको आंसर लिखना है। तो बस इसका आंसर आपको क्या कर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 प्रमुख सभ्यताओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्ट की पिरामिड वाली जो सभ्यता है वो सभ्यता है। अब देखिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चन लिखने हैं पॉइंट वाइज ही लिखने हैं, 1 से 2, 1
दो ऐसे क्या करने हैं लिखने। जो भी आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि 2 सभ्यताओं के नाम बताएं, 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं, तो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाइज इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा वहां पर मेंशन कीजिएगा, तभी जाकर आपका आंसर क्या होगा, अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और 2 नंबर देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे आईजीटी यूसी को हमने यहां पर क्या किया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के बारे में 2, यहां पर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी उसके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब इससे पहले आप इसके पहले वाले पार्ट को आपने क्या किया होगा, देखा होगा। अब अगर इसके दूसरे पार्ट में बात करें तो वहां पे फिर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन के बारे में, 5 प्रश्नों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है, जियोग्राफी भी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 दोनों पार्ट के जो बुक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, राजनीति शास्त्र के कह लें या फिर जियोग्राफी के कह लें, उनके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के वहां पर क्वेश्चन के चर्चा की हुई है हम लोग कि चैप्टर वाइज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, वो कौन कौन से पूछे गए और पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके वहां पर चर्चा की गई है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरा मेहनत करके आप टॉपर बनने का जो सपना है उसे आप पूरा कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहां पे हम उसका आपको रिप्लाई देंगे।